हेलो फ्रेंड्स, आज आपका सेट नंबर क्या है? 12 है सेट नंबर। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। आपका आज का जो पेपर सॉल्व होगा वो होगा हमारा सीटेट 2020। ठीक है, सीटेट 2020 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सीडीपी का जो पेपर फर्स्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होती है? अधिगम मीन्स लर्निंग। ठीक है, आपकी लर्निंग के लिए सबसे जो कौन सी धारणा जो है आपकी, ठीक है, आपकी कौन सी धारणा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असफलता अनियंत्रित, सेकंड योग्यता सुधार्य, थर्ड योग्यता अटल है, या फिर प्रयास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेकंड का ऑप्शन आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन कि योग्यता सुधार योग्य है, एबिलिटी जो है वो इम्प्रूवेबल है आपकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को क्या करती है, बढ़ाती या फिर बढ़ाने में क्या है सहायक होती है? अन्वेषण, स्वाद जिसको इंक्वायरी डायलॉग्स बोलते हैं, या फिर प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, थर्ड पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर बार बार परीक्षाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अन्वेषण और संवाद जो होता है वो क्या है, समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन आता है, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चे को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर सूचना जो है वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती हैं, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हों। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ सेकंड कि सूचनाएं तब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती हैं तो बच्चों को सीखने में क्या है, कठिनाई होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना होती है, उच्च भय होता है, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, या फिर संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन कि अधिगम की जो सबसे सर्वोत्तम अवस्था है, जो इसकी बेस्ट जो इसकी स्टेज होती है उसमें क्या होता है आपका संतुलित उत्तेजना होती है और भय भी नहीं होता। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर होते हैं, या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4 आंसर कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार्य चल रहा है, उसके दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेवोइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर इज़ मनोवैज्ञानिक विकार है, संज्ञानात्मक है, स्वयं से नियम है, या फिर आत्म केंद्रित है। तो करेक्ट आंसर होगा 6 का करेक्ट आंसर इज होगा इसका होगा आपका 3 आंसर, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना, या फिर विद्यार्थी को नामांकित करना, या योग्य आधारित समूह में विद्यार्थी को विभाजित करना कि योग्य के आधार पर विद्यार्थियों को क्या है समूह में विभाजित कर दो,
या फिर विद्यार्थी की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4 आंसर। ठीक है, कि जो विद्यार्थी की ज़रूरत है उनकी आवश्यकता की पहचान की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवांशिक, पर्यावरण, पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिक, केवल पर्यावरण, ना आनुवांशिक और ना ही आपका पर्यावरण। तो 8 का आंसर होगा आपका फर्स्ट, कि आनुवांशिक और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। रोहन है, उसको चोट लगने पर वो रोने लगा, तब वो खेल रहा था। तो यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। आपका 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है वो जेंडर स्टेरियोटाइप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को उनके अंक के आधार पर नामांकित करें, अंक के आधार पर, या फिर अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या है, मौके प्रदान करो उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 11 क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान बच्चे को संघर्ष करते देखकर एक जो टीचर है वो बच्चे को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का क्या करती है, फैसला लेती है। तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की ये योजना क्या है? अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होगी, बच्चे को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करना, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्र में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका क्या है, एक्ट और स्कैफोल्डिंग और लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए पाठ और जो आधारभूत संरचना का क्या है, काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन आता है। 12 क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन आता है, परिवार और जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो जो परिवार है वो क्या है, वो तो आपका प्राइमरी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ द्वितीय बोला गया है परिवार को। सेकंड है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक आपका प्राथमिक कारक है, तो ये करेक्ट है ये बात। तो थर्ड ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो जो विद्यालय है वो तो क्या है, वो तो आपका सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और जो परिवार है वो द्वितीय कारक है, जबकि परिवार तुम्हारा द्वितीय नहीं होता, वो क्या होता है, वो तो प्राइमरी होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो विद्यालय है वो द्वितीय कारक है और जो परिवार है वो आपका प्राइमरी है। थर्ड क्वेश्चन आता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जाती है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। ये जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो सेवरल फॉर्म्स, उसकी बहुत सारी दशाएं होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा ही मापी जाए, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, या फिर आपका क्या है
बस, तो इसका करेक्ट आंसर 4 ही होगा। 14 का क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के डैश को दर्शाता है। अमूर्त, प्रथापूर्व, प्रथागत या फिर उत्तर प्रथागत। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, कि जो प्रथागत है, कॉन्वेंशनल है, इसको दर्शाता है। ठीक है। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी के लिए समान है, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है, केवल, और वो भी विद्यालय में, ऐसा तो नहीं है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो विकास का क्या है, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन आता है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण या फिर अभिप्रेरणा। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा आपका सांस्कृतिक उपकरण, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक संस्कृति के बारे में ही उन्होंने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उनका, उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा, मनोवैज्ञानिक, उद्दीपक या फिर विकास का सम्मिश्र क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्कीमा, स्कीमा के रूप में करते हैं। ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का इनका जो सिद्धांत है, उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा? फर्स्ट, संरक्षण और पदों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। सेकंड, अमूर्त सोच का विकास। थर्ड, विचार सोच में केंद्रीकरण या फिर परिकल्पित निगमतापूर्व सोच। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड। 19 क्वेश्चन आता है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है आपका? ठीक है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4, कि स्टूडेंट विद जो फिजिकल रूप से क्या है, डिसेबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम में होता है, जो विकास है वो किस क्रम में होता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराती हूँ तो आप क्या है खुद ही करेक्ट आंसर लगाया करें। देन उसके बाद एंड में 30 क्वेश्चन तब मैं कंप्लीट करा दूँगी, तो मैं तो करेक्ट आंसर भी बताऊँगी, लेकिन आप भी ना आंसर दिया करें कि हाँ भाई इसका करेक्ट ये है, इसका करेक्ट ये है। इससे क्या होता है, एंड में आप देख सकते हो कि आपके टोटल कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट हैं इसमें। ठीक है। तो 20 का आपका सेकेंड जो है ऑप्शन सही होगा। पहले सेंसरी मोटर आता है आपका, फिर कंक्रीट आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है आपका। तो ये आपका जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास का एक क्या है, क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से देख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। सेकंड, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। थर्ड, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। या फिर 4, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो 21 का करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा, कि जो अध्यापन है आपका, ठीक है, अध्यापन जो आपका टीचिंग है
उसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी प्लानिंग के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। 22 क्वेश्चन आता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दिया जाता है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर दें। अभिमुखी लक्षण, अभिवेदी लक्षण या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा कि अवसर देने चाहिए हमें बच्चे को। ठीक है। 23 क्वेश्चन आता है हमारा। 23 क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से समस्या समाधान को, जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्विंग को किस प्रकार से सुसाध्य किया जाता है। फर्स्ट, विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके, या फिर लगातार अभ्यास, कार्य विनयन पर जोर, या फिर समस्या के हल के लिए अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, या फिर समरूपता के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। ठीक है। 24 का करेक्ट 24 आपका क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाई से जूझते हुए, कि अधिगम कठिनाई से कोई छात्र है वो जूझ रहा है। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत को संबोधित करने के लिए जो एक अध्यापक है उसको क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, या फिर संरचनात्मक शिक्षार्थी उपांगों का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कि जो जटिल संरचना है उसका प्रयोग या फिर आकलन नहीं करना चाहिए। 25 क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता की पहचान का लक्षण है असतर्कता, बोधगम्यता, अपसारी या फिर अति सक्रियता। 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। डाइवर्जेंट थिंकिंग में से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। 26 क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगम जो कर्ता होते हैं उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करें। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर विविध विन्यास से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, कि उनको क्या है, उनको उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, लेने चाहिए, सॉरी। 27 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटि के शोधन पर निर्भर करता है, या फिर दंड की मात्रा को निर्धारित करता है, या फिर त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या फिर इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को एक दूसरे से अलग कर सकती है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यंत्रवत याद करने पर जोर, दंड देकर, या फिर लक्ष्य पर जोर, या फिर बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड, कि लक्ष्य पर उनके जोर देकर। 29 का आंसर होगा आपका, सॉरी क्वेश्चन है आपका, शर्मिंदगी। फर्स्ट, के भाव में जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करती है, या फिर संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या फिर बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। तो करेक्ट आंसर इज नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी का।
ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम जो आपका टीचिंग लर्निंग है उसमें सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण करना, विषय वस्तु को यंत्रवत करना, संकल्पना के बीच संबंध, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड कि संकल्पना के बीच संबंध खोजना। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बीच क्या है, हमें खोजना है। ठीक है, संकल्पना के बीच। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं 2020 के एग्ज़ाम के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 2021 के पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके CDP के पेपर को। ठीक है, तभी आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। जो एक प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके CDP के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिसकी काफ़ी सारी क्लासेस होंगी। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सॉरी, एक करेक्शन कर लेना। एक करेक्शन ये है कि जो मैंने पेपर बताया था CTET 2020, तो ये CTET 2020 में होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन ये हुआ नहीं था। तो ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 2021 के स्टार्टिंग में, जनवरी में। तो ये CTET 2021 जनवरी का एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, जिसका हमने अभी सॉल्यूशन किया है। थैंक यू।